अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि My आज आप आए pleasure. थे। Thank you. Thank सर आज कई चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में बार-बार बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा दिन चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान तो नहीं, लेकिन इमरान खान की पार्टी के साथ काफ़ी बातचीत जो है वो लग रहा है कि हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट की भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी। यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पे बात करेंगे। फिर चाइना ने कई सिटीज़ के नए नाम रखे जिसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने काफ़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट दी है। भारत जो है वो जी यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शंस तो आपको मालूम है उनके होने वाले हैं। तो किस तरह से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए सारे जो आरजू सारे दुनिया में कई नई नई चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने राजकोट में गुजरात राजकोट के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या इंटरेक्शन उसको कर लें। उनसे क्वेश्चन किया गया कि सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। बल्कि एक और चीज भी मैं बताना चाहूंगा कि कल परसों न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी जी के पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस के बारे में भी किया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो सीरिया के अंदर अटैक किया गया है ईरान की एम्बेसी पर, उसमें से क्या निकलेगा। दुनिया इस वक्त बिल्कुल जल रही है। अगर देखा जाए तो 32,000 के करीब लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन जो है वहां भी हालात खराब हैं। और जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका के अंदर सियासत की सिचुएशन है वो भी बड़ी अजीब सी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब रोजाना कोई ना कोई वो भी बयान देते हैं, और उसके बाद 3 साबिक सदूर जो साबिक प्रेसिडेंट थे, वो डेमोक्रेट जो बिल क्लिंटन और ओबामा और जो बाइडन, ये सारे सारे तीनों मिलके इस वक्त इलेक्शन में कैंपेन में आ चुके हैं। तो बात सबसे पहले तो यही करते हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़ी तफसील के साथ उसका जवाब दिया है। पिछले 3-4 दिनों से डॉक्टर जयशंकर जो है वो दुनिया की सारी की खबरों में है। एक तो खासकर जो वो डिमार्च किया गया अमेरिकन कौंसल जनरल को, जो, और उसके बाद आपको पता होगा कि जो भारत के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर हैं एरिक, उन्होंने एक स्टेट एएनआई को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक नई बात की कि हमारे सिटीजन के ऊपर जो अटैक है वो रेड लाइन है। यहाँ पे उसी ग्रुप का जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं, उन्होंने यहाँ रेफरेंडम में एक एक्सरसाइज फिर दोबारा की कैलिफोर्निया में, जिसका कोई सर पैर नहीं है और उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन फिर भी खबरों में आने के लिए वो करते हैं। लेकिन उसको जो लग रहा है, जो मुझे वॉशिंगटन डीसी में लग रहा है कि अमेरिकन ऑलमोस्ट ब्लैकमेल कर रहे हैं उस वजह से भारत को। उसके पन्नू साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पन्नू साहब एक इमिग्रेशन के वकील हैं, उनका बेस तो वही है। फिर वो उसी चीज को बार बार, जो पढ़े लिखे सिख हैं वो समझते हैं इस चीज को कि खालिस्तान एक फिक्शनल सी चीज है, उसको जब इनका दिल करता है वो उसको हवा देना शुरू कर देते हैं। वो एक कारोबार बन चुका है। खालिस्तान का आइडिया जो भारत से बाहर एक कारोबार बन चुका है, और उसको सही सी तरीके से डील नहीं कर किया जा रहा। जो एंटी इंडिया जो जिस चीज ने करना होता है वो उसको पकड़ के हवा देना शुरू कर देता है। तो उस पे वो भी सवाल किया गया, खासकर जो उस हवाले से भी। और जो ये छठे मेंबर की बात की तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की। मैंने सुना, मेरे लिए भी कई इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि जब 5 परमानेंट इसके मेंबर बने थे तो उस वक्त दुनिया का साइज, यूनाइटेड नेशन का साइज 50 था। आज उसका साइज 193 हो चुका है। तो उस पे उसके लिए भारत को ज्यादा काम करना होगा। ये वाकई बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, मैं एग्री करूंगा। फिर उन्होंने कोविड के बारे में कहा कि कोविड के अंदर कोविड की वजह से इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, मुश्किलात आ रही हैं। यूक्रेन की जंग है, गाजा की जंग है, और जो एक परसेप्शन है दुनिया में कि यूनाइटेड नेशन इज अ फेल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर लोग अब इतना एतमाद भी नहीं करते। तो वो ये सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। यूनाइटेड नेशंस को अपना जो एक परसेप्शन है, अपना जो बाहर लोगों के जहन में, उसको भी तब्दील करना होगा। जो भारत के हवाले से जो मुश्किलात हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा कि भारत के सब, जो मेरे लिए भी एक तशवीश का मसला, जो वजह ये है तशवीश मेरे लिए भी, कि मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं और सितंबर अक्टूबर में उन्होंने ओथ लेना है, लेकिन वो अपने ओथ से पहले ही चाइना जा चुके हैं। पिछले जो 2-3 हफ्तों से नई चीजें आ रही हैं जो चाइना के हवाले से, और वो कंसर्न होना चाहिए अमेरिका को और भारत को। भारत को रीजन में कंसर्न होना चाहिए, अमेरिका को अपनी फॉरेन पॉलिसी का कंसर्न होना चाहिए कि
कि अमेरिका को ज़ाहिर है इस वक़्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल मजबूर, लाचार सा नज़र आ रहा है, बीमार नज़र आ रहा है, जिस तरह जो बाइडेन नज़र आ रहे हैं, वही अमेरिका की हालत है। तो उसमें मालदीव के साथ चाइना की इंटरेक्शन, फिर उसके बाद श्रीलंका, IMF ने कहा कि जब जब तक आप चाइना के लोन रिस्केड्यूल नहीं करेंगे, हम आपके साथ फॉरवर्ड नहीं जाएँगे। तो उनके प्राइम मिनिस्टर चाइना गए। उसके बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो चाइना चले गए। पाकिस्तान पहले ही आपको पता है, वो तो फिर पैसा जहाँ से डॉलर नज़र आए वहीं सी पैक के इधर-उधर सारा वो चल रहा है। और बल्कि जो खत लिखा गया है जो बाइडेन के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब को भी, वो भी इसी एक पज़ल का हिस्सा है कि जब वो देखते हैं कि चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है और वो जो चाहते थे, अमेरिकन चाहते थे कि भारत चाइना से के साथ हालते जंग में चला जाए लद्दाख पे, वो नहीं गया है। वो एक अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी मर्जी के, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फैसले करते हैं। तो वो जब भारत के साथ जब भी वो अमेरिकन रिलेशनशिप के अंदर कोई मोड़ आता है, तो वो फौरन पाकिस्तान के साथ अपना लेटर लिख देते हैं। IMF को ग्रीन सिग्नल पहले ही अमेरिकन ने कहा इनकी मदद की जाए। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर जो है भारत के लिए अब सोचना होगा कि छठा मेंबर तो आप, मैं समझता हूं कि भारत हैज गेन द इन्फ्लुएंस, लेकिन उस रीजन में चाइना को किस तरह काउंटर करेंगे। चाइना सबसे ज्यादा ये करता है कि क्योंकि ये सारे डेवलपिंग कंट्री है, इनके अंदर करप्शन बड़ी आम है, वो पैसे देते हैं, पैसे खुले लगाते हैं चाइनीज। इसको आपको पता ही है, करप्शन वो जहां जाते पैसा फेंकते। पाकिस्तान में भी देखे ना आपने, पिज्जे जितने बनाए हैं वो सारे चाइना ने। पापा आपको पता है पाकिस्तानी फ्रेंचाइज है अब तो, पापा जान, उसका नाम चेंज करके तो पाकिस्तान जान रखना चाहिए पापा जान की बजाय। 150 पिज्जा तो आपका है उसमें। तो अब वो उसमें मलेशिया वाले भी चले गए हैं पापा जान लेने के लिए, उधर से मालदीव भी चला गया, नेपाल भी जा रहा है। अब उसको डॉक्टर जयशंकर साहब को कोई उसका प्लान बनाना होगा, बल्कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। बल्कि एक और जो सबसे बड़ी बात कल हुई है, आरजू बांग्लादेश के अंदर से चाइना आउट के नारे लगने शुरू हो चुके हैं कि इंडियन प्रोडक्ट का को बैन किया जाए, जिसका जो हसीना वाजिद है उन्होंने जवाब दिया है अपनी अपोजिशन को, BNP जो उनकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, खालिदा जिया, कि उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपके घरों में जितनी साड़ियां पड़ी हैं अपनी बीवियों की, भारतीय साड़ियां, उनको पहले तो निकाल के बाहर आग लगाओ, फिर उसके बाद बात करेंगे। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। किसी और ने बल्कि ये कहा है कि इस वक्त भारत से इतनी चीजें इंपोर्ट होती हैं बांग्लादेश के अंदर, अगर इस तरह की बात की गई तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें आरजू में अभी भी इस चीज को दरगुजर नहीं करना चाहिए डॉक्टर जयशंकर साहब को कि बांग्लादेश के अंदर कोई वाच करें कि चाइना किन किन लोगों को पैसे दे रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इज अ मैटर ऑफ लीडरशिप, रीजनल लीडरशिप। और आप भारत का मुकाबला करप्शन के साथ है। इन करप्ट ममालिक को साथ लेके आगे चलना इतना आसान नहीं है। तो एक तो ये मसाइल हैं जो भारत के, खासकर जब हम बात कर रहे हैं लीडरशिप के हवाले से, छठा मेंबर बनने के हवाले से, उस रीजन में ये मसाइल आ रहे हैं। मेरे लिए खुद ये परेशानी का मसला सोच रहा था कि मलेशिया जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतते ही सबसे पहले वो कहाँ चले गए हैं, चाइना के अंदर। तो ये एक बड़ा कंसर्न है मेरे लिए। दूसरा, मुझे जो आर्टिकल 2 पढ़ने की पिछले दिनों मुझे मौका मिला है, एक तो आर्टिकल मैंने पढ़ा जो मोदी साहब के 10 साल, बड़ा अच्छा उन्होंने आर्टिकल लिखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिजिटाइज किया गया है भारत को, जिस तरीके से नोटबंदी की गई, बड़े नोट बंद किए, बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका आया है। उन्होंने 1.4 बिलियन की आबादी और उनका $3500 पर कैपिटा इनकम होना, इसको बड़ा सराहा गया है। फिर उसके बाद आधार कार्ड, उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह जो है वो एक प्रोजेक्ट शुरू कर गए थे, लेकिन उसको पुश किया है मोदी साहब ने, बायोमेट्रिक उसके जो किए गए, उन्होंने उसका क्रेडिट दिया है। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बातें उन्होंने लिखी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में मोदी साहब को 2 चीजों को टच नहीं करना चाहिए था, केजरीवाल को नहीं टच करना चाहिए, इलेक्शन के बाद कर लेते, हालांकि वो लीगल मैटर था, 9 नोटिस थे, वो खुद नहीं आए। उसको क्रिटिसाइज दुनिया कर रही है, शायद उसको साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है अथॉरिटेरियनिज्म के साथ। और फिर उसके बाद कांग्रेस के जो अकाउंट बंद किए गए हैं, ये भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको समझती है कि शायद दिस इज रॉन्ग। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस इतनी पिछले 10 साल की है, मैं समझता हूँ उनको ऐसी इससे इज्तनाब भी करते तो फिर भी उन्होंने बड़ी क्लियर मेजॉरिटी ले लेनी थी, इसमें कोई शक नहीं इस पे कहूंगा।
गौतम अडवाणी, फिर लोग जो बातें जो खासकर करते हैं कि गौतम अडवाणी और अंबानी ग्रुप के बारे में इसमें भी आर्टिकल में लिखा था, और भी कई चीजें दूसरे मैंने अखबारात के अंदर पढ़ी हैं कि ट्रिकल डाउन इकॉनमी काम नहीं कर रही है। भारत के अंदर देहात जो है वहां पे गुर्बत काफी है, और ये ऐसी चीजें लिखी। फिर एक और आर्टिकल लिखा गया है इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, भारत और वियतनाम को कंपेयर किया गया है। जो चाइना से लोग निकल के, चाइना से जो बिजनेस निकल के जाता है, उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है वियतनाम। उसमें उन्होंने कहा है कि खासकर जो चीजें उस आर्टिकल में लिखी गई हैं, 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, उनके लॉज जो है हर स्टेट के डिफरेंट है। एक तो ये उन्होंने डिफिकल्टी कही है कि वियतनाम के अंदर ऐसा मसला नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरी जो उन्होंने जो सामने चीज लिखी उस आर्टिकल में कि रेट जो है लेबर का, जो लेबर वियतनाम की सस्ती है भारत की लेबर से। तीसरा मसला उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर टैक्स ज्यादा है, इंपोर्ट का टैक्स ज्यादा है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वियतनाम के अंदर वो नहीं है। फिर जब मैं यही इस पर रिसर्च कर रहा था, तो मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई मेरे सामने। आई वाज शॉक्ड। वियतनाम इज अ स्मॉल कंट्री, लेकिन उसके 45 एयरपोर्ट्स, 286 पोर्ट्स हैं, जिसमें से 9 सी पोर्ट्स हैं, 16 लैंड पोर्ट्स हैं, और 706 मिलियन टन कार्गो हर साल प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है वियतनाम। अमेजिंग। दूसरा, सोशलिस्ट पार्टी है, एक पार्टी है, उनको वहां पे अपोजिशन नहीं है, इस तरह की कोई चीज नहीं है, यूनियन है। जो अगर आप उनके साथ, सोशलिस्ट पार्टी के साथ आप फिट हैं, तो आपको किसी चीज की परेशानी सोच नहीं। अब खासकर इसी हवाले से एक चीज मैं और मिस नहीं करना चाहूंगा, बिलखुसूस अर्जुस रीजन के अंदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। अल्टीमेटली वी आर पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, मेरी मादरे मिल्लत है। हालांकि मुझे वहां से कोई अच्छी खबर कभी नहीं आती है, अफसोस है, दुख है मेरा, ये मैं सुनना चाहूंगा, कान तरस रहे हैं इस बात। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने तशवीश का इजहार किया है कि इस साल ये जो IMF आपका बजट बनाएगा, आप लोन लेंगे, इससे मजीद 1 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे चले। मुझे हालांकि इस पर एतराज है, मुझे तो लगता है इससे ज्यादा जाएंगे। आप पहले भी इनके नंबर को पूरे ठीक नहीं होते। जो इस वक्त महंगाई के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर सर इनके पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, ये IMF के पास ना जाए तो करें क्या ये? नहीं, मुझे ये बताएं, IMF के पैसे पाकिस्तान, आरजू, आपके क्या ख्याल में पहुंचते हैं? आपको को फायदा है अगर IMF के पैसे ना लिए जाए? आपको को फायदा होगा? IMF के पैसे तो सिर्फ दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज के लिए लिए जाते हैं, इनके बच्चों के खर्चे। पहले आपको क्या फायदा हुआ आज तक IMF के पैसों का? आपका मोटरवे बनाया गया, वो तो कोरिया ने बनाया, वो तो लोन पे बना था। आपके ट्रैश का ठेका तो वो तो टर्की को दिया गया था, लाहौर। आपकी कोई भी चीज बनती है, CPEC चाइना वाले बना रहे हैं, आप उसमें क्या लगा? कोई चीज बताए ना IMF की आपने क्या बनाई। यही तो मेरी ख्वाहिश है कि पिटीशनों पे पिटीशनें डालते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोई माई का लाल पिटीशन लगाए ना सुप्रीम कोर्ट में, बताओ भाई आज तक जो 85 बिलियन के कर्जे हैं पाकिस्तान के, वो कहां खर्च हुए हैं? बताया ना यार। आज तो मुझे एक फायदा बता रहे हैं IMF के लोन, आप बता दें आपकी जिंदगी पे IMF के लोन का 8 बिलियन का क्या असर? पिछला जो आपने 4-6 बिलियन पहले लिया था, आप तक वो पहुंचा है? उसके सम्राट, उसका कोई फायदा आप तक पहुंचा है? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं, कोई नहीं। गरीब का बच्चा तो मर रहा है, भूख से मर रहा है, सुबह का खाना खाता है शाम के लिए। सर ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं दिवालिया हो गया पाकिस्तान। दिवालिया तो हो जाता है ना जब आप किसी कर्जे को वापस देने की सलाहियत ना रखें। यही डेफिनेशन है दिवालिया। वो दिवालिया तो आप कब के हो चुके हैं। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा खत्म करते हैं, फिर इसी बात जी है। जी। 1 करोड़ तो पाकिस्तानी, उन्होंने कहा जी गुर्बत की शरह से नीचे चला जाएगा। उनके मुताबिक आपका इस वक्त 9.8 करोड़ लोग हैं, जो 9.8 करोड़ वो पहले ही गुर्बत की शरह से नीचे है। उनका ये वर्ल्ड बैंक। आपकी ग्रोथ उन्होंने कहा कि 1.8% पे आप GDP आपकी ग्रोथ करेगी। हालांकि मैं इन नंबरों से एग्री नहीं करता। आप पहले भी आप 9.8 से नहीं, 25 करोड़ की आबादी में से मेरे ख्याल में तो 20 करोड़ से ज्यादा लोग, बहुत थोड़े लोग हैं जो 5% लोग हैं जो आपको चला रहे हैं, जो लूट रहे हैं, जिनकी इनकम डॉलरों और पाउंडों में, वो तो तकरीबन 5,000 10,000 लोग। बाकी भी मेरा ख्याल है 5 करोड़ लोग होंगे जो आसूदगी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको कोई फिक्र नहीं, परेशानी नहीं। बाकी लोग तो गुर्बत के जो हालात है पाकिस्तान के अंदर, आप मुझे ये बताएं ना। अब 30%, इसी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पिछले साल आपकी इन्फ्लेशन रेट आपका 30% रहा। मुझे एक और बात मैं जो खासकर आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड बैंक ने उसमें पता नहीं कहा था ठीक, उन्होंने मजदूर की दिहाड़ी सिर्फ 5% बढ़ी।
और दूसरा, उन्होंने जितने बच्चों का कहा है कि इतने बच्चे पाकिस्तान में स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। कोई सोच नहीं लगा, कोई सोच नहीं। आज फिर मजीद कुछ और डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों में बांट दिए गए हैं जिनको कहते हैं ये तनख्वाह नहीं लेंगे लेकिन उड़ा कर रख देंगे। इस वक्त आपकी कैबिनेट, सदर, वजीर तनख्वाह तो कहते हैं ये तनख्वाह यार हमने लेके क्या करनी, इससे तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता, ड्राइवरों की तनख्वाह भी नहीं बनती, हमें तो खाबे चाहिए भाई, खाबे। वो तो करोड़ों और अरबों में खाबे खाबे लेकर आते हैं ना। वो तो इस तरह थोड़ी है कि वो। बिल्कुल सर, ये नई नौटंकी शुरू की है, हर एक नोट के कह देते हैं जी हमने सैलरी नहीं लेनी। हाँ तो भाई हाँ वो तो कहते ऊंट के मुंह में जीरा है भाई। हाँ बिल्कुल। वो तनख्वाह क्या है, वो तो 1.5-2 लाख तनख्वाह, 3 लाख तनख्वाह, इतने के तो पानी की बोतलें आ जाती होंगी जरदारी साहब के लिए, 5-6-10 लाख की तो बोतलें आ जाती होंगी। वो उनका इस पे क्या, आपका क्या 3 लाख पे जरदारी साहब गुजारा करेंगे? कैसे मजाक करते हैं? इस तरह के लतीफे पता नहीं लोगों को क्यों सुनाते हैं ये, हालांकि उन्हें पता है कि आपके अखराजात क्या है। जो रेंज रोवर से गाड़ियां हैं, लैंड क्रूजर हैं जो 25-25 करोड़ की, उस पे तो 2 लाख का तो पेट्रोल ही पूरा होता। आप कैसे बातें करते, मजाक करते हैं ये लोग। चले 2.5 लाख जो 250 मिलियन, मैं हैरान हूं इस बात पे। आज एक और चुटकुला भी आपको सुनाना चाहूंगा जो लौंडे लपाड़े क्या कर। अगले जो पहली मीटिंग हुई है आपकी काजी फायज ईसा साहब के साथ, चीफ जस्टिस सुप्रीम, उनके साथ उनका स्टाफ बैठा था, साथ मेरा ख्याल है कोई फीमेल जज बैठी थी या वो स्टाफ बैठा था। इनके इतने छोटे दिमाग हैं पीटीआई वाले जो लौड़ा लपाड़ा है, कहते हैं ये काजी फायज ईसा के साथ मीटिंग में उनकी बीवी बैठी हुई थी। अंदाजा लगाए, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर देखने के। मेरे मेरे सो फार अपने तजर्बे के हिसाब से जो मैंने उनको स्टडी किया है, मेरी मुलाकात, काजी फायज ईसा इज अ जेंटलमैन, इज अ नाइस पर्सन और बहुत अच्छे वकील हैं। और उनकी जो ट्रेनिंग है, जिस फैमिली से है, उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां हैं। सो फार 2 लोगों के लिए अभी तक आरजू, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं उनके कोई खिलाफ बोल सकूं, और स्कैंडल फ्री है अभी तक। काजी फायज ईसा और आपके आर्मी चीफ जो इस वक्त आसिम मुनीर है, स्कैंडल फ्री है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ा क्लोजली चीजों को वॉच करता हूं। मैं किसी और ना मैं जुडिशरी में किसी और बंदे के बारे में बात कर सकता हूं, तो ना किसी आर्मी वाले की बात कर, लेकिन इन 2 का मैं पर्सनली जानता हूं स्कैंडल फ्री। मगर सर, इमरान खान की पार्टी की तरफ ये लोग अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि एक बार फिर दोस्ती शुरू हो गई है एस्टेब्लिशमेंट की भी और पीटीआई की भी। कई केसेस भी इमरान खान के खत्म हो गए। क्या दोबारा, और साथ ये गवर्नमेंट का भी यही कुछ नहीं पता लग रहा कि रहेगी नहीं रहेगी। बार बार यही सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को हटा दिया जाएगा कुछ कुछ दिनों में। मेरा इसके बारे में तजरिया यही है, किसी ने आज से कुछ अर्सा पहले पूछा था इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैंने कहा इलेक्शन हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आज मुझे पूछें कि पाकिस्तान के मुस्लिम मुस्तकबिल के हवाले से इमरान खान के साथ ये रिलेशनशिप ठीक कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना भी करें तब भी कोई फर्क। हाँ, अगर मेरे ख्याल में इसका सोल्यूशन जो अगर मुझसे पूछा जाए तो उनके साथ सख्ती से डील करना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने कल क्या किया, 9 मई से भी उन्होंने सबक सीखा नहीं है। कल उन्होंने मैं एक तो मुझे इतराज इस बात पे है कि इनकी मेच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा अंदाजा आप लगा लें कि मैडम बुशरा जब अडियाला पहुंची है जेल में, जहां डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डेली बेस पे, ये जेल नहीं है, ये तो दरबार है। दरबार लगता है, पहले को 25-30 वकील आते हैं, दरबार में पेश होते हैं, अपने अपने कसीदे गाते हैं, शेर सुनाते हैं, फिर बकरे चलते हैं, देसी मुर्गे चलते हैं। ये तो जेल थोड़ी, जेलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मैं ये पूछना चाहूंगा, किसी जेल में डेली बेस पे हो रही है। मैडम पहुंची है तो मैडम ने जो अखबारों वाले मेरे भाईजान जर्नलिस्ट हैं वो आगे गए, उन्होंने कहा जी मैडम आपसे बात करें, उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, मैं सिर्फ एक यूट्यूबर से बात करूंगी ब्लॉगर से। वो वहां बैठा हुआ, उसने कहा तुम कौन हो? मैं, जिस तरह उनका पहले नारा होता है ना, मेरे जज मेरे जर्नैल, जर्नैलों और जजों का रास्ता रोकने के लिए क्या क्या नहीं इन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया। इनका तो जीएच के ऊपर अटैक इन्होंने किया अपने जर्नैल के। चले आगे चले, उन्होंने कहा कि मैं किस दिन से बात नहीं करूंगी, सिर्फ उस बंदे से बात करूंगी। ठीक, उन्होंने कहा जी मुझे बाथरूम साफ करने वाला तेजाब के 3 कतरे डाल के,
तो दूसरे बच्चे जो जर्नलिस्ट खड़े हुए थे उन्होंने कहा आपके पास कोई प्रूफ है? उन्होंने कहा मेरे पास कोई प्रूफ। ये इस तरह के लोग, इतनी मेच्योरिटी। इतने में मुर्शद पाक उन्होंने कहा नहीं कहीं गलती हो। उन्होंने कहा उन्होंने आके बीवी का उन्होंने जर्नलिस्ट को कहा इसकी तरबियत नहीं, मैंने अभी मैं तो 28 साल से झूठ बोल रहा हूँ इधर से उधर, कभी साइफर पे कभी इसकी ट्रेनिंग अभी नहीं, खुल के झूठ बोलने वाली, तो इसकी चीजों का आप प्लीज माइंड ना करें। साथ ही मुर्शद को ख्याल आया, उन्होंने कहा अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ, जनरल आसिम मुनीर कहाँ हो तुम, कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं देखूंगा तुम कौन, तुम किधर जा या मेरा। और ये लौंडा लपाड़ा जिन्होंने पहले 9 मई का वाकया किया, उनको फिर एक और एक दे रहे हैं, उनको इश्तिहार दे रहे हैं कि मेरी बीवी को कुछ हुआ तो। और ये याद बताना चाहूंगा कि ये पहली बीवी नहीं है मुर्शिद पाक, ये तीसरी बीवी है। पहली बीवियां कई इधर उधर फिर रही हैं, और कई तो बीवियां हैं जो कई फिर रही हैं बगैर इधर उधर, जिनसे बच्चे भी हैं जो ये पहचानते नहीं है, डीएनए उनके हैं। मगर सर ऐसे कौन इनको खाने में कुछ इस किस्म की चीज डाल के दे देगा, और इनको इतना पता है कि 3 कतरे डाले गए, सारी डिटेल गिन के डाले ना, ड्रापर था उनके पास, मुझे पता है, गिन के दिए हैं, और मेरे शहद में भी डाले गए हैं। और उन्होंने भी कहा था, आपको शायद पता हो, हफ्ता पहले जिस दिन 6 जजेस की को यकलस रात में ख्वाब आया था कि आज सुबह हमने पिटीशन करनी है, उसी दिन मैडम ने भी कहा था मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ। लैला मजनू की ये तो लव स्टोरी है ना, ये तो लैला मजनू के वहां पे स्टोरी बन रही है ना वहां पे। वो कहते कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, उन्होंने भी कहा था। उन्होंने कहा था मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ, ये 3 फौजी हैं, फौजियों का नाम लिया उन्होंने, उनको क्या इनके ईंट से ईंट बजा दी। यार ये लव स्टोरी बना रहे हो आप। वो आके कह देती मेरे हस्बैंड को हाथ को ना लाए, ये कहता है कि मेरी बीवी को कुछ हो गया। तो मैं ये नावल लिखा जा रहा है आरज़ू। सर ये रोक रहे हैं या आइडिया दे रहे हैं? पता नहीं। आइडिया नहीं दे रहे। वो देख रहे हैं 2 चीज, इस वक्त सबसे ज्यादा हिफाजत आपकी आर्मी और आपकी सारी पाकिस्तान का सिस्टम जो है, सबसे ज्यादा हिफाजत इनकी कर रहा है, क्योंकि देखे ना जिस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आरज़ू ये देखें, इस तरह जिस तरह कंट्री चल रहा है, इसको आप कहेंगे कि ये चल रहा है, चल तो मैं नहीं क्यों कहूंगा, खैर ये आपके हालात तो जितने खराब, लेकिन कितना अरसा मजीद ये कर पाएंगे आप? दुनिया को किस तरह बेवकूफ बनाएंगे आप, कितना अरसा मजीद? मैंने आपको बताया था कि आपने बड़ी खूबसूरती, और ये सारा फराड जो है 1947 से शुरू हुआ, आज से नहीं शुरू हुआ। मैंने अगले दिन शायद पिछले ब्लॉग में भी कहा था, खुदारा ये अकल के अंधे जो लोग, बच्चे जिन्हें नहीं पता, सारा दिन वाह याद करते हैं ट्वीट के ऊपर उर्दू में, इनको ये बताएं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, पहला चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध अयूब खोड़ो, उसको टाइपराइटर चोरी करने के इल्जाम में उसको 2 साल की सजा दी थी, 5 साल उसने जेल काटी, 5 साल जेल काटी अयूब खोड़ो ने। इनको बताओ, उसको भी तो किसी जज ने सजा दी थी। उनको बताओ कि इनको बताएं चीफ जस्टिस नसीम शाह, जिन्होंने खुद एडमिट किया अपनी जिंदगी में, अब तो फौत हो चुके, कि भुट्टो का जुडिशियल मर्डर, वो भी जज। ये कैसी बातें करते हैं? फिर इन बच्चों को ये बताया जाए कि 140 टोटल इस रीजन के कंट्रीज में, आपकी जुडिशरी का नंबर 129 है। फिर इनको बताया जाए कि जज अपॉइंट किस तरह होते हैं, फिर इनको बताया जाए कि जजेस को प्रमोट किस तरह कराया जाए। जस्टिस शौकत सदीकी की स्टोरी जो अभी कल की है वही बता दें इनको, क्यों चीखते हैं? हाँ, आज मैं आखिरी एक चीज आपसे अर्ज करना चाहूंगा, जो मेरे जख्मों पे, ये मेरे जख्म है सर आरज़ू, ये मेरे जख्म है, मैं जख्मी हूं। मैंने दिल तो नहीं करता कि मैं कई दफा सोचा मैं अपना नाम ही साजिद जख्मी रख लूं, लेकिन मैं जख्मी, और ये सारे मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। आखिरी जख्म आज का ये बताना चाहूंगा, फैसल वाडा साहब सेनेटर बन गए हैं, मैं मुबारक आपको। अगर इन 250 मिलियन ये जो अकल का अंधा है, इनको बताया जाए आज कि फैसल वाडा सेनेटर किस तरह बन गए, किस तरह बन गए, कौन है, किस पार्टी का है, कहां से आया, क्यों? जरदारी साहब सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सपोर्ट, उसको कोई सपोर्ट, उसकी सपोर्ट जहां से आ रही है वहां तो दुनिया पर चलती है। आज कुछ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, कुछ एनालिस्ट, बड़ा खूबसूरत तज्जिया उन्होंने, बल्कि मैं 2 चीजें जाने से पहले, अगर ज्यादा आपका मैं टाइम नहीं दूंगा, उन्होंने आपको बर्मा म्यांमार के साथ आज कंपेयर कर दिया।
25% सीटें वहां फौज की हैं उनके साथ, 25%। कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्मी ने लिखा। तो फिर इसमें एक तो मैं ये कंपैरिजन आपको बताया कि आपका आज, पहले मैं आपको कोशिश करता था किसके साथ कंपेयर करूं, सोमालिया के साथ करता था। आज दो चीजें मैंने अपने कंपैरिजन में, एक तो मैंने आपको बताया कि मियां मार फैसल वाडा साहब ने आज आपको बर्मा की तरफ ले गए हैं, बर्मा की सैर करा दिया आपको फैसल वाडा साहब ने कि हम बर्मा से आए। दूसरा जो मैंने आपका कंपैरिजन किया है, वो कंपैरिजन कल यहाँ इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत चला था। आपके पाकिस्तान में पीरों का बहुत जोर है, बहुत पीर चल रहे हैं, पीरनियां और पीर चला रहे हैं। शुभ शुभ पाकिस्तान, मैंने तो आपका नया नाम शुभ शुभ पाकिस्तान रखा है। पेरू कंट्री, पेरू है, पेरू PER U है कंट्री, साउथ अमेरिका, उसके साथ आपकी बहुत मुमासिल है। पेरू कंट्री है, वहां की डीना, उनकी जो वहां की उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी, डीना बोलोवाडा उसका नाम था। क्या आपके साथ उसकी मुमासलत है पेरू की? वो भी रोलेक्स की घड़ियों के स्कैंडल में पकड़ी गई है। 14 घड़ियां उनके पास निकली, और वो गवर्नमेंट की एक मिनिमल सी जॉब रिकॉर्ड कीपिंग करती थी, उस ऑफिस में काम करती थी। उनको उनके घर में घुस के उन्होंने 14 घड़ियां बरामद कर ली। दूसरी उनकी मुमासलत जो है, मैं देखी आपसे बहुत मिलती है कि उनके भी कहते हैं जितने कुछ सदर, अगर वो पिछले सदर या तो जेलों में है या मुल्क से बाहर भाग चुके, ये दूसरी आपके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग। इमरान खान साहब की घड़ियां बहुत याद आई मुझे, जब उनकी मैंने खबर पढ़ी, मैंने कहा यार मेरे मालिक, तो कितना यार ये पाकिस्तानी लोग पेरों में भी आ गए, या पेरों वाले उधर चले गए, क्योंकि वो भी पीरों के पास बैठे मुझ लोग। फिर उसके बाद उनके जो ये सदर किस तरह बनी, जो पहले किसी सदर के साथ ये वाइस प्रेसिडेंट थी, वो करप्शन में पकड़े गए, उतारा गया, उन्होंने वहां मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो आजकल जेल में है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर इनको पकड़ के वाइस प्रेसिडेंट जो थी उनको प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये घड़ियों के बहुत शौकीन है। तो इन्होंने, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था मजीद, तो मैंने देखा है कि पिछले दिनों रोलेक्स ब्रांड बड़ा जालिम ब्रांड, जर्मनी के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे क्रिश्चियन मिलेना उनका नाम, वो भी रोलेक्स की वजह से जेल में रिजाइन कर। तीसरा जो आपके साथ मैं देखता हूं, आपको जो मुर्शिदों का कंट्री है ये सारा, अबू बकर बगदादी को रोलेक्स घड़ियों का बहुत शौक, जो आइसिस के हैं। वो जब भी खुतबा देने आते थे तो सिर्फ 2 किस्म की घड़ियां पहनना पसंद करते थे, या रोलेक्स या ओमेगा की सी मास्टर पहन। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आपकी मुमासलत जो है, आप या बर्मा है या पेरो ऐसे ही लगता है सर, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको जाते थे ये जरूर बता दूं कि फैसल वावडा साहब जो हैं, उनके ऊपर कोई तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने शो किया था, जब मैं टीवी चैनल के साथ शोज किया करती थी। इन्होंने अपने वही जो इनके ड्राइवर होते हैं, इनके खानसामे होते हैं, उनके नाम इन्होंने पैसा करके और बाहर पैसा जो भेजा था उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। फखर दुरानी जो कि जियो के लिए भी काम करते हैं, जियो ने वो शो करने से मना कर दिया था, और मैंने उनके साथ वो शो किया था जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे इनके फ्रॉड के, फैसल वावडा के। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई एक्शन हुआ, ना कुछ। ये भी कहा जाता है कि फौज के कुछ लोग हैं जिनका पैसा ये फैसल वावडा के नाम से यहाँ से वहां होता है, मतलब इसीलिए इनको बचाया भी जाता है और हर तरह की इनको हिफाजत भी दी जाती है। ये और बात है कि उसके बाद मुझे चैनल ने थैंक यू वेरी मच कह के कहा था कि आप घर जा सकती हैं। आरजू $8 बिलियन आ रहा है, मैं तो हमेशा आपकी फिक्र है, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पानी वानी स्टोर करके रखा करें। 8 बिलियन बहुत ज्यादा रकम है। और दूसरा, गुर्दे छुपा के रखा करें। ये जालिम लोग अब वाशिंगटन डीसी में गुर्दे बेच रहे हैं। ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल हम इन पे नजर रखेंगे और हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, शायद किसी को एहसास हो जाए पाकिस्तान का, शायद किसी को शर्म आ जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।